हेलो गाइस, जिज्ञासा क्लासेज में आपका स्वागत है। देखिएगा दोस्तों, पहले हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी। दोस्तों एनसीईआरटी में क्लास 9 का ज्योग्राफी का चैप्टर थर्ड नंबर का चैप्टर देखिएगा दोस्तों। और हम इसको एक बार थ्योरी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, फिर इसको चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है, अफवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की क्या करता है दोस्तों, व्याख्या करता है दोस्तों। इसके पश्चात देखिएगा, भारत में भौतिक मानचित्र को देखिए, क्या आप पाएंगे कि विभिन्न दिशाओं से छोटी धाराएं आकर एक साथ मिल जाती है दोस्तों। साथ ही एक बड़ी मुख्य नदी का निर्माण करती है। अंततः निकासी किसी बड़े जलाशय, झील या समुद्र या महासागर से होती है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि कोई भी मुख्य नदी है, जो छोटी छोटी नदियाँ जब आके मिलती है तो एक मुख्य नदी का क्या करती है दोस्तों, निर्माण करती है। तो आगे देखिएगा दोस्तों, एक नदी तंत्र जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे एक अफवाह कहते हैं दोस्तों। जैसे कि कहने का मतलब ये एक क्षेत्र है, इस क्षेत्र से जो भी जल प्रवाहित होता है उस क्षेत्र को उस नदी का अफवाह कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, उस क्षेत्र का अफवाह कहते हैं। आगे देखिएगा दोस्तों, ये आपके सामने दोस्तों एक मिनट इसको मिटाते हैं दोस्तों। ये आपके सामने जो दे रखा है दोस्तों, एक मिनट, ये देखिएगा दोस्तों, ये आपके सामने ये चित्र दे रखा है दोस्तों। ये चित्र दे रखा है और चित्र में एक द्रोणी है दे रखी है, एक द्रोणी कौन सी दे रखी है, वह दे रखी है। और उन दोनों को कौन अलग कर रहा है दोस्तों, जल विभाजक अलग कर रहा है। क्या अलग कर रहा है, और इस क्षेत्र का अपवद्रोणी कहलाएगा दोस्तों। ये इस क्षेत्र का अपवद्रोणी कहलाएगा। जैसे कि गंगा का अपवद्रोणी हो जाएगा तो ये ब्रह्मपुत्र का अपवद्रोणी हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों अलग अलग दो अपवद्रोणी है दोस्तों। इसके अलावा आगे देखिएगा दोस्तों, और समझने का प्रयास करते हैं थ्योरी के माध्यम से। जैसे कि भारत के अफवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्यतः भौतिक आकृतियों के द्वारा होता है। भारत के अंतर्गत जो अफवाह तंत्र, जो नदियाँ होती है, उनका जो नियंत्रण होता है भौतिक भौगोलिक आकृतियों के आधार पर होता है दोस्तों। जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ हो सकती है वो। इस आधार पर भारतीय नदियों को दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है दोस्तों। कहने का मतलब है भौगोलिक आकृतियों में, जैसे कि एक तो होता है पर्वत होता है दोस्तों, एक तो क्या होता है, पर्वत होता है, और एक क्या होता है दोस्तों, पठार होता है। इनके आधार पर नदियों को भारत की को दो भागों में बांट दिया। जैसे कि हिमालय की नदियाँ ऊंचे क्षेत्रों से निकलती है, जिस कारण से, और ये युवावस्था में होते हैं तो तीव्र अपर्दन की क्रिया भी क्या करती है, अधिक करती है। जबकि इनके अपर्दन की क्रिया कैसी होती है दोस्तों, कम होती है। हिमालयों पर हमेशा क्या जमी हुई होती है दोस्तों, बर्फ जमी हुई होती है, जिस कारण से इनमें ये नदियाँ बारह हमेशा बहती है। जबकि ये किस पर निर्भर होती है दोस्तों, वर्षा पर निर्भर होती है। इनको देख लेते हैं दोस्तों एक बार, एक मिनट देखिएगा दोस्तों, इसको मैं एक बार मिटा देता हूँ। देखिएगा, भारत के दो भौगोलिक क्षेत्रों से उत्पन्न होने के कारण, एक बार इधर देखिएगा दोस्तों, ये एक तो हिमालय की नदी हो जाएगी। कौन सी नदी हो जाएगी, प्रायद्वीपीय नदी हो जाएगी दोस्तों। कौन सी हो जाएगी, प्रायद्वीपीय नदी। देखिएगा, मैं इसको चित्र के माध्यम से और स्पष्ट करता हूँ। क्वेश्चन आपके इस प्रकार से आएगा कि हिमालय की नदी और प्रायद्वीपीय नदियों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो जैसे कि ये आपके सामने एक चित्र दे रखा है, एक मिनट इस चित्र को देख लीजिएगा। ये आपके सामने ये एक चित्र है, दिख ही रहा होगा दोस्तों, ये सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जैसे कि हिमालय की नदियों और प्रायद्वीपीय नदियाँ दोनों को देख लीजिए। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, हिमालय से निकलने वाली नदियों का अफवाह क्षेत्र कैसा होता है दोस्तों, लंबा होता है। जबकि इसका अफवाह क्षेत्र कैसा होता है दोस्तों, प्रायद्वीपीय नदियों का छोटा होता है दोस्तों, कम होता है। कहने का मतलब, हिमालय से निकलने वाली अधिकांश नदियाँ कैसी होती है दोस्तों, बारहमासी होती है, बारह हमेशा बहती है, ये पूरे वर्ष भर पानी बना रहता है इसमें। जबकि प्रायद्वीपीय नदी कैसी होती है दोस्तों, मौसमी होती है। ये वर्षा पर क्या होती है दोस्तों, निर्भर होती है। किस पर निर्भर होती है, वर्षा पर। इसके अलावा आप देख सकते हो दोस्तों, हिमालय से निकलने वाली अधिकांश नदियों का जन्म जो हिमानियों से होता है। जबकि प्रायद्वीपीय भाग से निकलने वाली नदियाँ किस पर निर्भर रहती है दोस्तों, वर्षा पर निर्भर रहती है। इसके अलावा चौथा नंबर का देखिएगा,
अपने ऊपरी मार्ग से ये नदियाँ तीव्र गति से क्या करती है दोस्तों, अपरदन कार्य करती है, मतलब कि धरातलीय भाग को काटती है दोस्तों, ज़्यादातर धरातलीय भाग को काटती है, जिसकी फलस्वरूप ये अपने साथ में बाहरी गाद और क्या लेके आती है, सिर लाती है। इसके अलावा ये धीमी गति से क्या करती है दोस्तों, अपरदन करती है। कौन? प्रायद्वीपीय नदियाँ। इसके अलावा आगे देखिएगा दोस्तों, समतल भूभाग से होकर बहने के कारण ये नदियाँ कैसी होती है दोस्तों, नौका गम्य होती है, मतलब नाव चलाने योग्य होती है। कहने का मतलब है यहाँ पे नाव चलाई जा सकती है इन नदियों में, जबकि प्रायद्वीपीय नदियों में नाव नहीं चलाई जा सकती, क्योंकि ये मैदानी, एक मिनट, ये नदियाँ आप देख सकते हो, ये नदियाँ मार्ग में जलप्रपात बनाती है और तटीय मैदानी भागों में ये नदियाँ नहीं है, तटीय मैदानी भागों में ये नदियाँ नहीं है। इसके अलावा देख सकते हो आप, ये एक विशाल डेल्टा का निर्माण करती है, जबकि अपेक्षाकृत छोटे डेल्टा का निर्माण करती है। तो दोस्तों कुछ तो समझ में आया होगा दोस्तों इसके माध्यम से। अब देखिए इसको और थोड़ी के माध्यम से अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं, देख लीजिए, एक मिनट देखिएगा। तो मैंने आपको बताया था दोस्तों, हिमालय की नदी कितने टाइप की होती है दोस्तों, दो टाइप, भारत के अंतर्गत नदियाँ दो प्रकार की पाई जाती है, एक तो हिमालय की नदी है और एक प्रायद्वीपीय नदियाँ। और इनको जो भौगोलिक क्षेत्रों से उत्पन्न होने के कारण ये हिमालय और प्रायद्वीपीय नदी एक दूसरे से कैसी होती है दोस्तों, भिन्न होती है, मतलब इनका नियंत्रण भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर होता है। हिमालय की अधिकांशतः नदियाँ कैसी होती है दोस्तों, मैंने अभी जस्ट बताया, बारहमासी होती है दोस्तों। कैसी होती है? बारहमासी। इसमें वर्ष भर पानी रहता है, क्योंकि दोस्तों ये हिमानियों से हिमालय पर हमेशा बर्फ जमी हुई होती है, जिसके कारण से बर्फ के पिघलने के परिणाम स्वरूप बारह हमेशा इसमें क्या आता रहता है, पानी आता रहता है। जबकि प्रायद्वीपीय नदी किसके ऊपर निर्भर होती है दोस्तों, वर्षा के ऊपर निर्भर होती है, ये बताया मैंने आपको। क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाले हिम के द्वारा भी जल प्राप्त होता है। हिमालय की दो मुख्य नदियाँ है, जैसे कि हिमालय की दो मुख्य नदियाँ कौन कौन सी आप देख सकते हो दोस्तों, एक तो सिंधु दर्रा की, एक ब्रह्मपुत्र दर्रा की। इस पर्वत श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती है। कहाँ से निकलती है दोस्तों? इसकी जो दो महत्वपूर्ण नदी है, एक तो देख रखी है सिंधु, एक कौन सी दे रखी है, ब्रह्मपुत्र दे रखी है। इसके अलावा गंगा नदी भी इसी का उदाहरण है। इन नदियों ने पर्वतों को काट कर किसका निर्माण कर दिया है दोस्तों, गोर्ज का निर्माण कर दिया है दोस्तों। बूंदी गोर्ज देखेंगे दोस्तों अपन, सिंधु नदी के ऊपर सबसे बड़ा गोर्ज है दोस्तों भारत का। हिमालय की नदी अपनी उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते को तय करती है। ये अपने मार्ग में ऊपरी भागों में क्या करती है, तीरोपर्दन क्रिया करती है। क्या करती है? तीरोपर्दन क्रिया करती है। आगे देखिएगा दोस्तों, एक मिनट इसको छोटा करते हैं। ये देखिएगा दोस्तों, ये गोर्ज का निर्माण कर रखा है सिंधु नदी ने। बूंदी गोर्ज बोलते हैं दोस्तों इसको। कौन सा गोर्ज बोलते हैं? बूंदी गोर्ज। और सिंधु नदी ने किया है दोस्तों। इसके अलावा देखिएगा दोस्तों, इसको नेक्स्ट पेज से और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे और मानचित्रों के माध्यम से और अच्छे से समझने का ही प्रयास करेंगे। जैसे कि दोस्तों ये एक पहाड़ी भाग दे रखा है, ये आपको जो दे रखा है दोस्तों, ये पूरा का पूरा पहाड़ी भाग दे रखा है। और ये इसका जैसे कि ऐसे स्लोप उतरता हुआ है दोस्तों। क्या है? स्लोप उतरता हुआ है। आप देखिएगा नदी का उद्गम यहाँ से हुआ है, तो नदी के कौन सी अवस्था में हो सकती है? युवा अवस्था में। इधर युवा अवस्था में होगी दोस्तों, इधर मध्य अवस्था को अपन प्रौढ़ अवस्था कहेंगे। और लास्ट में जब नदी आ जाएगी दोस्तों, तो कौन सी अवस्था में आ जाएगी? प्रौढ़ अवस्था में आ जाएगी। कौन सी अवस्था में आ जाएगी? प्रौढ़। क्योंकि यहाँ से ये अपरदन का कार्य करना स्टार्ट करती है, और जब इसमें अवसादों को जब अपने साथ में बहा कर लेके आती है, तो दोस्तों इधर क्या करने लगती है? जमा करने लगती है, जिसके कारण से नदी का वेग कैसा हो जाता है? कम हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है, जिसके कारण से नदी अपने तीव्र वेग से न बह नहीं पाती है, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पे विसर्प और गोकुल झील का क्या होता है दोस्तों? निर्माण होता है। विसर्प और किसका निर्माण होता है? गोकुल झील का निर्माण होता है। जैसे कि देखिए, मैं आपको अलग चित्र से एक बार समझाने का प्रयास करता हूँ। आप देख सकते हो, ये गोकुल झील हो गई, ये कौन सी हो गई? विसर्प झील हो गई दोस्तों। तो इसका क्या होता है दोस्तों? निर्माण होता है। आगे देखिएगा, एक मिनट मैं और बता देता हूँ दोस्तों, चित्र के माध्यम से अधिक स्पष्ट हो गए होगा दोस्तों। आगे देखिए, ये अपने साथ में भारी मात्रा में एक मिनट इसको बड़ा कर लेता हूँ दोस्तों।
देखिएगा ये अपने साथ में भारी मात्रा में सिल्ट बालू का संवहन करती हैं। मध्य निचले भागों में ये नदियाँ विसर्प उपकूल झील तथा अपने बाढ़ वाले मैदान में बहुत सी अन्य निक्षेपण आकृतियों का निर्माण करती है। ये पूर्ण विकसित डेल्टाओं का निर्माण भी करती है। आगे देखिएगा अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियाँ कैसी होती है, मौसमी होती है दोस्तों। कैसी होती है? मौसमी होती है, क्योंकि इनका प्रवाह वर्षा पर निर्भर होता है। शुष्क मौसम में बड़ी नदियों का जल घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है। हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कैसी है दोस्तों? कम है। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कैसी है दोस्तों? कम है। जबकि हिमालय की नदियों की लंबाई कैसी है दोस्तों? अधिक है। ये छिछली है, फिर भी इनमें से कुछ केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती है तो पश्चिम की तरफ बहती है। क्या आप इस प्रकार की दो बड़ी नदियों को पहचान सकते हैं? प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलती है। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर, मैं आपको बता देता हूँ, ये प्रायद्वीपीय पठार है दोस्तों, और प्रायद्वीपीय ये वाला भाग है जो ऊंचा है। अधिकांशतः नदियाँ जो कहाँ से निकलेगी? ऊंचे भाग से निचले भाग की ओर ही अधिकांशतः पानी बहता है, जिसके कारण से यहाँ से अधिकांशतः पश्चिमी भाग से ही प्रायद्वीपीय नदियाँ निकलेगी। इसको समझाने का प्रयास कर रहा है दोस्तों ये। आगे देखिएगा दोस्तों, हिमालय की नदियाँ देखेंगे। हिमालय की नदियों में जैसे कि सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र से निकलने वाली, सिंधु है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र, जो हिमालय से निकलने वाली क्या है? प्रमुख नदियाँ। ये नदी एक लंबी है और अनेक अन्य महत्वपूर्ण, जैसे कि सबसे पहले अपन जो देखेंगे दोस्तों, एक बार देखिएगा, बड़ी बड़ी सहायक नदी आकर इनमें मिलती है। ये किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों का एक नदी तंत्र कहा जाता है। कहने का मतलब एक सिंधु नदी तंत्र देखेंगे दोस्तों। क्या देखेंगे? सिंधु नदी तंत्र देखेंगे। जैसा कि देखिए दोस्तों, मैं इसको चित्र के माध्यम से अधिक स्पष्ट करने का प्रयास करता हूँ। एक मिनट, सिंधु नदी तंत्र का एक चित्र लेके आया हूँ दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। सिंधु नदी तंत्र का चित्र था तो एक मिनट, सिंधु नदी तंत्र, हाँ दोस्तों ये रहा। देखिएगा दोस्तों, मैं इसके माध्यम से आपको इसको अधिक ये सिंधु नदी है दोस्तों। कौन सी नदी है दोस्तों? सिंधु नदी है। कौन सी नदी है दोस्तों? सिंधु नदी। और इसको इसके माध्यम से समझने का अच्छे से प्रयास करेंगे दोस्तों। तो देखिएगा दोस्तों, ये सिंधु नदी है और सिंधु नदी को देख लीजिए। सिंधु नदी का जो उद्गम हो रहा है दोस्तों, ये एक मानसरोवर झील के निकट एक स्थान दे रखा है दोस्तों। मैं आपके सामने जूम करके बता देता हूँ, ये चेमायुंगडुंग ग्लेशियर्स दे रखा है दोस्तों। क्या दे रखा है? चेमायुंगडुंग ग्लेशियर्स दे रखा है। इसके अलावा आप देखिएगा दोस्तों, ये जो नदी बह रही है, मैं इसको बता रहा हूँ, ये देखिएगा चेमायुंगडुंग से जैसे निकली आगे बढ़ते हुए लद्दाख, इधर दोस्तों ये लद्दाख दे रखा है। एक मिनट, इसको मैं रेड की पेन से बता देता हूँ। ये देखिएगा दोस्तों, ये लद्दाख दे रखा है। एक मिनट, समझ में दिख नहीं रहा होगा, एक मिनट इसका थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं दोस्तों। ये देखिएगा दोस्तों, ये लद्दाख दे रखा है और ये जास्कर दे रखा है। इन दोनों के मध्य से होकर ये नदी बह रही है दोस्तों। कौन सी? सिंधु नदी बह रही है। और बहते हुए दोस्तों ये इधर आती है, पाकिस्तान से होते हुए दोस्तों किस में मिल जाती है दोस्तों? अरब सागर में मिल जाती है, विलीन हो जाती है। देखिएगा दोस्तों, इसकी 5 सहायक नदियाँ है। जैसे कि एक तो नदी दे रखी है दोस्तों चिनाब, दे रखी है, ब्लैक सी फॉर्म में दे रखी है। कौन सी दे रखी है? चिनाब दे रखी है। एक इधर आप देख सकते हो दोस्तों, नहीं सॉरी, झेलम है। कौन सी है दोस्तों? झेलम है। झेलम के बाद में आप देख सकते हो ये चिनाब है दोस्तों। और ये दे रखी है, ये कौन सी दे रखी है दोस्तों? रावी है। और ये दे रखी है दोस्तों व्यास है। इधर से देख सकते हो मानसरोवर झील के पास से ही एक नदी निकल रही है, ये सबसे लंबी नदी है दोस्तों यहाँ की। तो कौन सी हो जाएगी दोस्तों? बताइए, सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? सतलज हो जाएगी दोस्तों। कौन सी हो जाएगी? सतलज। तो ये नदी है। एक बार मैं इसको दोबारा से समझाने का प्रयास करता हूँ, एक बार और देखिएगा दोस्तों। मैं इसको मिटा लिया दोस्तों। तो ये कहाँ से निकल रही है दोस्तों? ये तिब्बत के निकट एक मानसरोवर झील है। मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग नामक एक ग्लेशियर है। ग्लेशियर से यहाँ तक बहेगी, फिर भारत में दमचौक नामक स्थान पर प्रवेश करेगी। प्रवेश करने के पश्चात यहाँ पर बीच में बूंदी गोर्ज का निर्माण करती है। जास्कर और लद्दाख श्रेणी के मध्य से पश्चिम की ओर बहते हुए बाद में अरब सागर में क्या हो जाती है दोस्तों? विलीन हो जाती है। और
इसमें 5 सहायक नदियाँ मिलती है, जैसे कि झेलम दे रखा है दोस्तों, चिनाब दे रखा है दोस्तों, दूसरी रावी दे रखा है दोस्तों, एक व्यास दे रखा है दोस्तों, और एक सतलज दे रखा है। ये पांचों नदियाँ ये यहाँ पे देख सकते हो हम दोस्तों, ये मिठानकोट नामक स्थान पर क्या हो जाती है, मिल जाती है। तो दोस्तों आपको चित्र अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों सिंधु नदी का। आगे देखिएगा दोस्तों, आगे और इसको थ्योरी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। एक मिनट, मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। जैसे कि देखिएगा दोस्तों, इसको मिटा लेते हैं दोस्तों। एक मिनट, क्या हो रहा है ये, देखिएगा दोस्तों, ये सिंधु नदी दे रखी है। कौन सी दे रखी है, सिंधु नदी दे रखी है। और सिंधु नदी में आप देख सकते हो दोस्तों, ये सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में होता है दोस्तों। सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील में तिब्बत में होता है। पश्चिम की ओर मैंने आपको बताया था यहाँ से निकलेगी, किसकी ओर बहेगी, पश्चिम की ओर बहेगी। मानसरोवर के निकट चेमायुंगडू नामक स्थान से निकलकर पश्चिम की ओर बहती है दोस्तों, पश्चिम की ओर बहती है। और यह नदी भारत में जम्मू कश्मीर लद्दाख जिले से प्रवेश करती है दोस्तों। कहाँ से प्रवेश करती है, लद्दाख जिले से प्रवेश करती है। और इसी भाग में यह एक बहुत ही सुंदर गोर्ज का निर्माण करती है, जिसे मैंने आपको बताया था दोस्तों। कौन सा गोर्ज, बूंदी गोर्ज। कौन सा गोर्ज, बूंदी गोर्ज। आगे देखिएगा दोस्तों, इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियाँ, जैसे कि इसकी जो सहायक नदी है दोस्तों, एक तो जास्कर दे रखी है। एक मिनट में इसको दूसरे फॉर्मेट में ले लेता हूँ। जैसे कि एक तो दे रखी है जास्कर दे रखी है, नुब्रा दे रखी है, शोक दे रखी है, रुंजा दे रखी है। ये इसकी क्या दे रखी है दोस्तों, प्रमुख सहायक नदी है दोस्तों सिंधु नदी की। यहाँ से हर बार क्वेश्चन आता है दोस्तों कि सिंधु नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, तो शोक है, हुंजा है, और नुब्रा है, और जास्कर है दोस्तों। आगे देखिएगा, सिंधु नदी बलूचिस्तान के गिलगित से बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है। सतलज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठानकोट के निकट सिंधु में मिल जाती है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था दोस्तों, ये मिठानकोट नामक स्थान पर सिंधु में मिल जाती है। इसके बाद में यह नदी दक्षिण की तरफ बहती है। अंत में यह कराची के पूर्व की ओर अरब सागर में मिल जाती है। जैसा कि दोस्तों अपन ने इसको बताया था, लास्ट में किस में मिल जाती है दोस्तों, ये अरब सागर में मिल जाती है। सिंधु नदी के मैदानी भाग का ढाल बहुत ही धीमा है दोस्तों। कैसा है, बहुत ही धीमा है। सिंधु द्रोणी का 1/3 से कुछ अधिक भाग भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल और पंजाब में है दोस्तों। कहाँ है, जम्मू कश्मीर, पंजाब और हिमाचल में। इसके अलावा शेष भाग पाकिस्तान में स्थित है। 2900 किलोमीटर की लंबाई है। सिंधु विश्व की सबसे लंबी नदियों में से एक है। एक देखिएगा दोस्तों, सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 की बात है दोस्तों। कब की बात है, 1960। इसके परिणाम स्वरूप भारत ओनली फॉर इसके 20% जल का ही क्या कर पाता है, उपयोग कर पाता है। 20% जल का। देखिए, भारत इस नदी प्रक्रम के संपूर्ण जल का कितना परसेंट, 20% जल का ही क्या कर पाता है दोस्तों, उपयोग कर पाता है। इस जल का उपयोग हम पंजाब, राजस्थान और दक्षिणी पश्चिमी भागों में सिंचाई के लिए करते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, एक हम पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र। देखिएगा, इसको अपन एक चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि मैं सबसे पहले एक चित्र लेके आया हूँ दोस्तों, इसको चित्र के माध्यम से देखिएगा। एक मिनट, हाँ ये रहा दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, मैंने आपको सिंधु नदी को समझाने का अच्छे से प्रयास किया। अब इसके बाद में जो नदी आ रही है दोस्तों, कौन सी है, गंगा नदी तंत्र है दोस्तों। और ये गंगा नदी तंत्र जो भारत का एक महत्वपूर्ण गंगा नदी तंत्र है, मान के चलना दोस्तों। अब देखिएगा, मैं आपको पूरा बताऊंगा दोस्तों, अच्छे से समझाऊंगा। ये देखिएगा दोस्तों, ये भागीरथी दे रखी है दोस्तों। कौन सी दे रखी है, भागीरथी। और ये दे रखी है अलकनंदा।
और इससे पूर्व है जो ये गंगोत्री से निकलती है दोस्तों। कहाँ से निकलती है, ये मान लेना ये गंगोत्री है दोस्तों, ये गंगोत्री है और गंगोत्री से बहते हुए इधर आएगी दोस्तों। इस ये यहाँ तक भागीरथी कहलाएगी। एक नदी है अलकनंदा। दोनों मिलने के परिणाम स्वरूप ये दोस्तों गंगा के नाम से आगे बढ़ेगी। आप देख सकते हो दोस्तों, किसके नाम से, गंगा के नाम से आगे बढ़ेगी। और इसके बाएं तरफ जैसे कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है इधर मुंह करके दोस्तों, इधर मुंह करके खड़ा है कोई व्यक्ति है ये, और ये इधर मुंह करके खड़ा है, तो इसका दायां किधर होगा दोस्तों, इधर होगा, जबकि इसका बायां किधर होगा, इधर। तो बाएं तरफ से मिलने वाली नदियां तो ये हो जाएगी दोस्तों, और दाएं तरफ से मिलने वाली नदियां ये हो जाएगी। कोई व्यक्ति इधर चल रहा है, मान लीजिए इधर मुंह करके चल रहा है, तो उसका दायां किधर हो जाएगा दोस्तों, इधर हो जाएगा दोस्तों, किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, इधर। जबकि सॉरी बायां बायां भाग हो जाएगा इधर, और दायां किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा दोस्तों। तो इसको समझने की इनकी जो सहायक नदी है इनको प्रयास करते हैं। जैसे कि देखिएगा दोस्तों, ये कौन सी नदी दे रखी है, गंगा नदी दे रखी है, और इसके बाईं तरफ से मिलने वाली कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं जिनको एक चित्र के माध्यम से स्पष्ट करते हैं। जैसे कि देखिए रामगंगा नदी दे रखी है दोस्तों, शारदा नदी दे रखी है, इसके अलावा गोमती नदी दे रखी है, राप्ती दे रखी है दोस्तों, और इधर देखिएगा दोस्तों रिंद नदी दे रखी है। एक मिनट, सॉरी ये नीचे वाली नदी है। अपन को ऊपर की तरफ से जो नदी बह रही है लाल से में, इनको देखना है। इधर देखिएगा दोस्तों, इधर कोसी नदी, ये महत्वपूर्ण नदी है दोस्तों जिनको मैंने चिन्हित किया है। ये इनकी महत्वपूर्ण, जैसे रामगंगा है, शारदा है, गोमती है दोस्तों, राप्ती है और कोसी, ये इनकी क्या है दोस्तों, महत्वपूर्ण सहायक नदी है। गंगा नदी की सहायक नदी है दोस्तों एक घाघरा और है दोस्तों, जैसे ये छूट गया दोस्तों घाघरा। तो ये महत्वपूर्ण सहायक नदी है जो बाईं तरफ से मिलती है। इसके अलावा आप देखिएगा दोस्तों, ये दाईं तरफ है, दाईं तरफ से मिलने वाली कौन कौन सी महत्वपूर्ण सहायक नदी है, सबसे बड़ी तो वैसे आप देख सकते हो दोस्तों चंबल है दोस्तों। कौन सी है, नहीं सॉरी यमुना है दोस्तों। दाईं तरफ से देखो यहाँ से आ रही है दोस्तों, ये मिल रही है यहाँ पे। तो सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों, यमुना है दाईं तरफ से मिलने वाली। और चंबल तो किस में मिल जाती है, यमुना में मिल जाती है, यहाँ पे मिलती है दोस्तों। इसके अलावा आप देखिएगा बेतवा है, सिंध है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, सिंध है, बेतवा है और केन है, टोंस है, सोन है। ये महत्वपूर्ण सहायक नदी है जो इसके एक दोस्तों, एक आप भी ये वाली भी देख सकते हो, दामोदर भी है दोस्तों, जो इसकी उगली शाखा में मिल जाती है। इसको देखिएगा दोस्तों, और एक मिनट, यहाँ से आएंगे दोस्तों तो ये लास्ट में जाके यहाँ पे अरब सागर पड़ता, वो सॉरी बंगाल की खाड़ी पड़ता है, उसमें क्या हो जाती है, विलीन हो जाती है, गिर जाती है। देखिएगा इसको दूसरे और चित्र से समझने का अच्छे से प्रयास करेंगे दोस्तों, और मैं हिंदी का जो चित्र लेकर आया हूँ उसके माध्यम से अच्छे से समझाने का और प्रयास करूँगा। देखिएगा दोस्तों, एक मिनट में इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। देखिएगा हाँ, देखिएगा दोस्तों, ये एक चित्र और मैं एक बार इसको और बता देता हूँ आपको। जैसे कि मैंने आपको बताया था, गंगा नदी का जो उद्गम होता है दोस्तों कहाँ से होता है, गंगोत्री से होता है दोस्तों। कहाँ से होता है, गंगोत्री से होता है दोस्तों। कहाँ से होता है, गंगोत्री हिमनद से होता है। ये गंगोत्री रिया यहाँ से निकलने के पश्चात ये भागीरथी के नाम से जानी जाती है। इधर से दोस्तों एक सतोपंथ हिमनद है, यहाँ से धौली गंगा और विष्णु गंगा दो नदियों का उद्गम होता है। दोनों ही कहाँ मिल जाती है दोस्तों, विष्णु प्रयाग में मिल जाती है। इसके पश्चात एक पिंडारी नदी और आके मिलती है दोस्तों, किसमें, विष्णु गंगा में। तो इसको आप कर्णप्रयाग में आके मिलती है दोस्तों। कहाँ पे आके मिलती है, कर्णप्रयाग में। इसके पश्चात रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी, अलकनंदा नदी है वैसे दोस्तों ये, और बाद में जाके देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी दोनों मिल जाती है। फिर ये गंगा के नाम से क्या होती है दोस्तों, आगे बढ़ती है।
तो इसको चित्र के माध्यम से अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। और आगे देखिएगा, 1 मिनट इसको मिटाते हैं और इसको मिनिमाइज करते हैं। 1 मिनट इसको मिनिमाइज करते हैं और फिर देखिएगा दोस्तों, ये लो मिनिमाइज हो गया। अब देखिएगा दोस्तों, एक बार इसको थोड़ी के माध्यम से अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं, फिर इसको और देखते हैं। देखिएगा दोस्तों, गंगा नदी तंत्र को देखेंगे। किसको देखेंगे? गंगा नदी तंत्र को देखेंगे। गंगा की मुख्य धारा कौन सी कहलाती है दोस्तों? भागीरथी गंगोत्री नद से निकलती है। मैंने आपको बताया था अलकनंदा उत्तराखंड में देवप्रयाग में इससे मिलती है। कौन सी? अलकनंदा नदी में मिल जाती है देवप्रयाग के निकट भागीरथी। फिर इस गंगा के नाम से क्या होती है? आगे बढ़ती है। हरिद्वार के पास में यह पर्वतीय भाग को छोड़कर किसमें प्रवेश कर जाती है? मैदानी भाग में प्रवेश कर जाते हैं। क्वेश्चन आता है, ये पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में कहाँ प्रवेश करती है? तो कहाँ प्रवेश करती है? हरिद्वार में प्रवेश करती है। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियाँ आकर गंगा में मिलती है। किसमें मिलती है? गंगा में मिलती है। आगे देखिएगा, इनमें से कुछ प्रमुख नदियां हैं, जैसे कि मैंने इनकी सहायक नदियों के बारे में डिस्कस किया था। आप देख सकते हो, यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी। यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी और यमुना मैंने आपको बताया था इसकी सबसे बड़ी क्या है? सहायक नदी है। और कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। यह गंगा के किस ओर से मिलती है दोस्तों? ये भी मैंने आपको बताया था, दाहिनी ओर से मिलती है दोस्तों। कहाँ से मिलती है? दाहिनी ओर से। दाहिने किनारे के समानांतर बहती हुई इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। घाघरा, गंडक, कोसी और नेपाल, हिमालय। आगे देखिएगा, एक बार मैं इसको बाईं तरफ से मिलने वाली नदियों को मैं आपको एक बार चित्र के माध्यम से बता देता हूं। जैसे कि दोस्तों, ये चित्र देखिएगा, आपके सामने चित्र आ गया है दोस्तों। ये चित्र को देखिए, बाईं तरफ से मिल रही है दोस्तों, ये आ गया। जैसे कि कोई आदमी इधर चल रहा है दोस्तों, 1 मिनट, कोई आदमी दोस्त 1 मिनट इसको मिटाते हैं दोस्तों। कोई आदमी जो इधर चल रहा है, इधर मुंह करके दोस्तों, इधर चल रहा है, तो इसका दायां किधर हो जाएगा दोस्तों? इधर हो जाएगा दाएं, और इसका बाएं इधर हो जाएगा। तो बाईं तरफ से कौन कौन सी नदियां मिल रही है, इनको देख लीजिएगा दोस्तों। जैसे कि ये गंगा नदी हो गई, जैसे कि मैंने आपको बताया था रामगंगा बाईं तरफ से, शारदा बताया था, गोमती बताया था दोस्तों, घाघरा बताया था, सरयू एक नदी और है, एक राप्ती, एक गंडक है दोस्तों, और एक महानदी भी है, एक कोसी तो महत्वपूर्ण नदी है। ये इसके किस ओर से मिल रही है दोस्तों? बाईं ओर से मिल रही है। तो आप याद रख सकते हो, गंडक, कोसी, घाघरा, गोमती, ये इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदी है, जो किस ओर से मिल रही है? बाईं ओर से। गंगा, गंगा के अंदर रामगंगा, शारदा देख सकते हो, घाघरा देख सकते हो, गोमती देख सकते हो, सरयू देख सकते हो, राप्ती देख सकते हो, गंडक देख सकते हो, बुढ़ी गंडक देख सकते हो, कोसी देख सकते हो और महानदी देख सकते हो दोस्तों। किस ओर से मिल रही है? बाईं ओर से मिल रही है दोस्तों। किस ओर से मिल रही है? बाईं ओर से। तो आगे देखिएगा दोस्तों, दाईं ओर की नदियाँ भी देख लीजिए। 1 मिनट इसको मिनिमाइज करते हैं। मिनिमाइज कर लेते हैं इसको। देखिएगा दोस्तों, अब दाईं तरफ से मिलने वाली कुछ महत्वपूर्ण नदियाँ है जो आपके सामने ये आ गई है दोस्तों, इनको देख लीजिएगा। 1 मिनट, मैंने आपको बताया था दोस्तों, ये देखिएगा, एक चंबल नदी है दोस्तों। कौन सी नदी है? चंबल नदी है। कौन सी है? चंबल नदी है। ये रही चंबल नदी, आप देख सकते हो कौन सी नदी है? चंबल। और चंबल बहेगी, इसमें बनारस आके मिलेगी। फिर ये यहाँ से यमुनोत्री नद से, यहाँ पे यमुनोत्री नद दिया हुआ है, यहाँ से यमुना नदी निकलती है। और यमुना नदी इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो किस ओर से मिलती है दोस्तों? दाईं ओर से मिलती है। एक बेतवा, एक केन है दोस्तों, एक सोन है, एक रिंद है और एक उत्तरी कोयल नदी है। ये महत्वपूर्ण सहायक नदी है दोस्तों, जो किस ओर से मिलती है? दाईं ओर से मिलती है। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। इसको देखिएगा, अब आगे थोड़ी के माध्यम से और समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। देखिएगा 1 मिनट,
थोड़ी के माध्यम से और देखिएगा दोस्तों। आप देखिएगा ये भारतीय मानचित्र के अंतर्गत नदियों का मानचित्र दिया हुआ है और आप देख सकते हो दोस्तों इधर जो दे रखा है, 1 मिनट, ये वाला जो दे रखा है ये पूरा का पूरा ये सिंधु नदी तंत्र है। इधर मैंने आपको मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगनू नामक दमचोक नामक स्थान पर प्रवेश जास्कर और काराकोरम श्रेणी के मध्य में बहते हुए किसमें गिर जाती है, अरब सागर में विलीन हो जाती है। 5 नदियां आकर इसमें मिलती हैं, मिठानकोट नामक स्थान पर मिलती है दोस्तों, इसके बारे में बताया। और ये संपूर्ण ये वाला जो क्षेत्र, 1 मिनट इसको दूसरे उससे समझाना है। ये देखिएगा ये जो संपूर्ण मैंने आपको बताया ये गंगा नदी तंत्र है दोस्तों, गंगा नदी तंत्र है। और गंगा नदी आप देख सकते हो ये है यमुना इसकी सहायक नदी है, ये शारदा हो जाएगी दोस्तों, ये घाघरा हो जाएगी, ये गंडक हो जाएगी, ये कोसी हो जाएगी दोस्तों, ये सोन हो जाएगी और ये बेतवा हो जाएगी, ये चंबल हो जाएगी दोस्तों। ये महत्वपूर्ण सहायक नदी है इसकी, तो इनको अपन ने समझने का प्रयास किया। अब देखिएगा दोस्तों एक सिंधु नदी और देखेंगे दोस्तों, इसके बाद में कौन सी नदी आएगी, सिंधु नदी आएगी दोस्तों। सिंधु नदी भी मानसरोवर के निकट से ही तिब्बत से निकलती है। जैसे कि दोस्तों ये 1 मिनट देखिएगा दोस्तों, ये यहाँ से निकलती है दोस्तों, कौन सी, ये यहाँ से निकलने के पश्चात तिब्बत में इसको अपन सांगपो के नाम से जानते हैं और फिर ये असम में प्रवेश करके असम में इसको दियांग के नाम से जानते हैं। दियांग आगे चल के ये बांग्लादेश में किस में मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है और गंगा में मिलने के परिणाम स्वरूप ये बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती हैं। तो इसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, कुछ तो समझ में आया होगा दोस्तों। ओके, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों। अगले नेक्स्ट वीडियो में आगे लेके आएंगे दोस्तों। ओके, थैंक यू, बाय दोस्तों।